हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया ही होंगे। मैं मनदीप आपको फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। तो हमने पिछले दो वीडियो में प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं कर ली थी। तो अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चिन्ह परिपाटी। ये आगे बहुत ज़्यादा काम में आएगा, डेरिवेशन में भी और न्यूमेरिकल में भी, तो ध्यान से समझिएगा। क्या नाम है? चिन्ह परिपाटी। एक अवतल दर्पण ले लिया, इस पे एक मुख्य अक्ष ले ली। ये देखिए मुख्य अक्ष ले ली, ये हमारा ध्रुव हो गया। ये वाई अक्ष दिशा में मुख्य अक्ष के ऊपर, वाई अक्ष दिशा में मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के नीचे वाई अक्ष दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर वाई अक्ष दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे वाई अक्ष दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ऐसे कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। ऐसे कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर वाई अक्ष दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे वाई अक्ष दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो अब इन्हें लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर वाई अक्ष दिशा में, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर वाई अक्ष दिशा में मापी गई दूरियां, मापी गई दूरियां क्या होती हैं? पॉजिटिव मीन्स धनात्मक। और नीचे की ओर, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? ऋणात्मक। दूसरी क्या थी कि भाई कोई आपतित होती है किरण, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां पॉजिटिव और आपतित किरण के विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में? आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक। एक बार फिर से समझ लेते हैं। कोई प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती है तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां पॉजिटिव, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां नेगेटिव और मुख्य अक्ष के ऊपर वाई अक्ष दिशा में मापी गई दूरियां पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे वाई अक्ष दिशा में मापी गई दूरियां नेगेटिव होती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण। तो हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये ले लिया अवतल दर्पण हमने। एक उत्तल दर्पण भी ले लेते हैं। ये ले लिया उत्तल दर्पण। तो इन पे एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होने का प्रूफ तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि हमने पॉलिश नहीं की है। तो उभरे हुए पृष्ठ पे पॉलिश कर दी मीन्स अवतल दर्पण, और उभरे हुए पृष्ठ पे पॉलिश नहीं की मीन्स उत्तल दर्पण। तो मुख्य अक्ष खींच ले,
खींच लेते हैं 3 ये देखिए मुख्य अक्ष खींच ली, इस पे भी मुख्य अक्ष ले लेते हैं, ले ली। ठीक है, ये हमारा क्या है, ध्रुव। ठीक है, तो हमने ये पहले भी पढ़ा था और अब एक बार फिर से पढ़ने जा रहे हैं। पहला नियम इसका क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से गुजरती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से गुजरती है। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। या उत्तल दर्पण में क्या सिस्टम होता है कि भाई मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। क्या लैंग्वेज होगी इसकी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से गुजरती है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा मैंने, मुख्य फोकस से गुजरती है। तो मुख्य फोकस से गुजरती है मीन्स कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, गुजर रही है तो कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। तथा गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्या होता है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है मीन्स कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो ये एक नियम में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेकंड नियम करते हैं। सेकंड नियम ये है कि कोई प्रकाश किरण जब ध्रुव पे गिरती है, ध्रुव पे आपतित होती है, ये देखिए कोई प्रकाश किरण ध्रुव पे आपतित होती है तो वह ध्रुव के साथ कोई एंगल बनाएगी। मान लिया ये एंगल थीटा है, तो ये परावर्तित होगी ना, तब भी थीटा एंगल ही बना के परावर्तित होगी। ये देखिए परावर्तित हुई तो कौन सा एंगल रहा, थीटा। मीन्स आपतित होती है तो जो एंगल बनाती है ना ध्रुव के साथ, वही परावर्तित होने पे भी बनाती है। यही उत्तल के अंदर रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये देखिए एक ध्रुव पे प्रकाश किरण आपतित हुई, इसने ध्रुव के साथ थीटा एंगल बनाया, वैसे मुख्य अक्ष के साथ एंगल बना रही है, मगर आपको समझाने के लिए ध्रुव के साथ बना रही है कह रहा। तो ये परावर्तित होगी तो उतना ही एंगल बनाएगी थीटा, किसके साथ, ध्रुव के साथ। वैसे किसके साथ बना रही है, मुख्य अक्ष के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब इसको लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। क्या था कि भाई कोई प्रकाश किरण किस पे आपतित होती है, ध्रुव पे। प्रकाश किरण ध्रुव, इसे P से व्यक्त करते हैं तो लिख लेते हैं P पर आपतित होती है तो जिस एंगल से या फिर जिस कोण से आपतित होती है, जिस कोण से आपतित होती है वही कोण बनाती हुई, वही कोण, और वही कोण क्या है, थीटा, और आपतित हुई वो भी क्या है, थीटा बनाती हुई क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसमें उत्तल दर्पण लिखने की जरूरी नहीं है, उत्तल अवतल दर्पण लिखने की, क्योंकि इन दोनों में सेम ही कंडीशन रहती है कि भाई जिस कोण पे आपतित हो रही है उसी पे परावर्तित हो जाती है। ओके, तो अब हम अपना थर्ड नियम करने जा रहे हैं। थर्ड नियम क्या कहता है, बिल्कुल उल्टा। क्या कि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, मीन्स ऐसे आपतित हुई, ये ऐसे आपतित हो गई, क्या हो गई, मुख्य फोकस से आपतित हो गई। ये देखो एक प्रकाश किरण है, मुख्य फोकस से गुजर रही है
और मुख्य फोकस से गुजरती हुई आपतित होती है। तो ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई आपतित होती है ना, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। मीन्स फर्स्ट नियम के बिल्कुल उल्टा। फर्स्ट नियम क्या कह रहा था कि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ये नियम क्या कह रहा है कि भाई कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण में क्या होगा, कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है और आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बिल्कुल उल्टा नियम है फर्स्ट नियम का, ये देखिएगा आप इसमें देखेंगे फर्स्ट नियम का बिल्कुल उल्टा, देखिएगा बिल्कुल उल्टा लिखेंगे। ये देखिए क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये क्या हो रही है, अब मुख्य फोकस से गुजरती हुई, क्या हो रही है, मुख्य फोकस से गुजरती हुई, मुख्य फोकस से गुजरती हुई, पहले नियम का बिल्कुल उल्टा। प्रकाश किरण देखिए, गुजरती हुई प्रकाश किरण आपतित होती है, आगे थोड़ा सा बिल्कुल सेम है, पूरा सेम है, एक तरह से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, यहाँ मुख्य फोकस किस जगह, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए बिल्कुल उल्टा है ना, ये किस में है, अवतल दर्पण में है, किस में है, अवतल दर्पण में। तथा गुजरती हुई प्रतीत होती है, तथा गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, गुजरती हुई मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है तो मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, हो रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, देखिए किसमें, उत्तल में, उत्तल दर्पण में। ये देखिए मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रकाश किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, किसमें, अवतल दर्पण में। और मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों एक ही हैं एक तरह से, मगर ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने के लिए। उत्तर दर्पण। थर्ड नियम, फोर्थ नियम, फोर्थ नियम बिल्कुल उल्टा। हमने एक चीज तो देख ली भाई, ये मुख्य फोकस है तो वक्रता केंद्र भी होगा, ये हो गया मान लीजिए वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण आपतित कर लेते हैं, तो ये वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण ऐसे आपतित हुई, ये देखिए वक्रता केंद्र से गुजरते हुए कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। उत्तल में भी वैसे ऐसे ही रहेगा, ये मान लिया वक्रता केंद्र है, तो ये देखिए वक्रता केंद्र से गुजरती हुई कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये देखिए ये आपतित हुई तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये देखिए वक्रता केंद्र से गुजरती हुई कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, क्या वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से गुजरती हुई
क्या कह रहा हूं, वक्रता केंद्र से गुजरती हुई, वक्रता केंद्र से गुजरती हुई कोई प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से गुजरती हुई कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, वक्रता केंद्र से गुजरती हुई कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। कौन सी दिशा में, उसी दिशा में वापस से लौट जाती है जिस दिशा में आपतित हुई थी, जिस दिशा में आपतित हुई थी। वक्रता केंद्र से गुजरते हुए कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है जिस दिशा में वो आपतित हुई थी। अब हम गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण के लिए इनमें से किन्हीं भी दो नियमों का पालन करेंगे, किन्हीं भी दो नियम की सहायता लेंगे। तो मैं सहायता लूंगा एक तो फर्स्ट नियम की, क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। और एक सहायता लूंगा मैं सेकंड नियम की कि ध्रुव पे जिस एंगल पे प्रकाश किरण आपतित होती है उसी एंगल से परावर्तित हो जाती है। तो शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे अवतल दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण। तो स्टार्ट करें दोस्तों। पहले क्या करेंगे, अवतल दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण बिल्कुल ही आसान है, समझिएगा आप। सबसे पहले एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, ये ले लिया, ठीक है। इसमें एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, ये खींच लिए हमने एक मुख्य अक्ष। तो इन पे बिंदुओं को नाम दे देते हैं। इसे ध्रुव नाम दे दिया, जिसे P से व्यक्त करते हैं, इसे मुख्य फोकस जिसे F से व्यक्त करते हैं, इसे वक्रता केंद्र जिसे C से व्यक्त करते हैं। तो अब हम यहाँ एक वस्तु रखेंगे, क्या रखेंगे, एक वस्तु। वस्तु को शॉर्ट में बोलेंगे हम बिंब। जब बिंब कहाँ पे हो, अनंत पे, मीन्स वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पे। तो ये देखिए, ये मान लिया अनंत है, यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, ये देखिए ये अनंत है, अनंत पे कोई वस्तु रखी हुई है। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण आपतित हुई, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर रहे हैं। तो आपको नियम पता ही है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। और हमें प्रतिबिंब निर्माण के लिए दो की जरूरत होती है, तो हम दो ही लेंगे। ये देखिए, ये मुख्य फोकस से गुजर गई। तो अब ऐसे ही हम नीचे ले लेते हैं। ये देखिए, यहाँ मान लिया यहाँ से कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। तो हमें प्रतिबिंब कहाँ मिला, हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। ये देखिए बड़ा कौन सा इसमें, देखिए प्रतिबिंब बड़ा है या फिर बिंब बड़ा है। ये देखिए प्रतिबिंब हमें छोटा मिल रहा है। ये देखिए बिंब तो देखिए अनंत पे है और प्रतिबिंब हमें फोकस पे मिल रहा है। तो प्रतिबिंब क्या है, बहुत छोटा। बहुत छोटा क्यों है, क्योंकि ये देखिए बिंब तो अनंत पे रखी हुई है और प्रतिबिंब मुख्य फोकस में मिल रहा है, तो बहुत छोटा है प्रतिबिंब। और ये साथ में देखिए ये इस तरफ मिल रहा है ना, अगर ये दर्पण के पीछे मिलता तो ये आभासी व सीधा होता, मगर ये दर्पण के आगे मिल रहा है तो ये वास्तविक व उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक व उल्टा। ओके, तो अब हम अगला करेंगे। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि बिंब ऐसे आगे खिंच सकती रहेगी और प्रतिबिंब पीछे खिंच सकता रहेगा।
अगली बार देखना सी व अनंत के मध्य आ जाएगा, तो ये प्रतिबिंब खिसक के सी व एफ के मध्य आ जाएगा। फिर ये सी पे आएगा बिंब, तो ये खिसक के यहाँ से और सी पे आ जाएगा। देखिए कैसे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, लीजिए। क्या है, जब बिंब खिसका दें इस तरफ खिसकाएंगे, इस तरफ, तो सी व अनंत के मध्य हो जाएगा। पहले अनंत पे था, तो अब कहाँ हो जाएगा, सी व अनंत के मध्य। तो ले लिया उत्तल दर्पण, ये ले लिया उत्तल दर्पण भाई। अभी तक कोई कंफर्म नहीं है उत्तल दर्पण, अब होगा कंफर्म तो, क्योंकि पॉलिश उभरे हुए पृष्ठ पे हुई है। अब मुख्य अक्ष खींच लें बिल्कुल नॉर्मली, ये देखिए मुख्य अक्ष खींच ली। तो नाम दे देते हैं ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र वो अनंत के मध्य है बिंब, तो ले लेते हैं, ये ले लिया। तो मैंने कहा प्रतिबिंब निर्माण के लिए 2 की जरूरत पड़ती है, तो अब हम पहले खींच लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर खींच रहे हैं, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। आपको पहले ही बता चुका हूँ ये नियम हमारा। तो ये गुजर गई। अब एक प्रकाश के ध्रुव पे आपतित कर रहे हैं, तो ये देखिए ये आपतित हुई। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बिंब इस तरफ खिसकेगा। ये देखिए अनंत से सी व अनंत के मध्य आ गया, तो ये प्रतिबिंब इस तरफ खिसक जाएगा। तो कहाँ मिलेगा, सी व एफ के मध्य, यहाँ मिलना चाहिए यहाँ। तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए ये थीटा एंगल पे आपतित हुई है, तो ये थीटा कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से होगी, ये देखिए क्या एंगल बनाती हुई थीटा। तो ये देखिए प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है हमें, सी व एफ के मध्य मिल रहा है। तो लिख लेते हैं प्रतिबिंब हमें कहाँ मिल रहा है, सी व एफ के मध्य। ये देखिए ये छोटा है प्रतिबिंब, ये देखिए यहाँ मिल रहा है प्रतिबिंब, और बिंब देखिए बहुत दूर है, तो ये क्या है, छोटा, और दर्पण के आगे ही मिल रहा है, तो ये क्या है, वास्तविक व उल्टा है। ठीक है, तो आप थर्ड करेंगे, तो उसके अंदर ये देखिए यहाँ से खिसक के सी पर आ जाएगी, और ये यहाँ से खिसक के सी पर ही आ जाएगा। तो देखिए बिंब अब की बार कहाँ रख रहे हैं, पहले सी अनंत के मध्य थी, आगे खिसकेगी सी पे आ जाएगी। तो उत्तल दर्पण निर्माण कर लें, एक छोटा ही ले लेते हैं उत्तल दर्पण। तो मुख्य अक्ष भी खींच लेते हैं अब। ये देखिए अब नाम दे देते हैं, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, और ये वक्रता केंद्र हो गया। तो बिंब सी पे रख लें, ये रख लिया भाई। तो पहले तो प्रकाश किरण किससे आपतित करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे। परावर्तन के पश्चात बताया है मैंने आपको, मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये देखिए गुजर गई। फिर इसे ध्रुव पे आपतित करेंगे, ये देखिए। फिर ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, मैंने बताया था प्रतिबिंब थोड़ा आगे खिसक जाएगा, पहले सी व एफ के मध्य था, अब कहाँ चला जाएगा, सी पे। ये देखिए प्रतिबिंब यहाँ मिल गया हमें। तो प्रतिबिंब कहाँ मिला हमें, प्रतिबिंब हमें मिला सी पर। तो इसका आकार क्या हो गया, सेम हो गया, समान। ये देखिए प्रतिबिंब तो वास्तविक व उल्टा ही रहेगा। इसमें 6 स्थितियां ली जाती हैं अवतल दर्पण में, जिसमें से 5 में वास्तविक व उल्टा ही मिलता है। चौथी, अब आगे खिसकेगा बिंब, तो सी व मुख्य फोकस के मध्य आ जाएगा। तो अवतल दर्पण ले लेते हैं एक, ये ले लिया। अब हुआ अवतल दर्पण कंफर्म, क्योंकि पॉलिश हो गई है, वो भी कहाँ, उभरे हुए पृष्ठ पे। तो ये देखिए ये खींच लिया हमने मुख्य अक्ष, इसे नाम दे देते हैं ध्रुव, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। सी व एफ के मध्य बिंब रखा, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, दोस्तों कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो गुजार देते हैं। ये देखिए मुख्य फोकस से गुजर गई। तो अगली कहाँ आपतित कर रहे हैं, हम सभी में एक ही कंडीशन लेंगे,
मैंने आपको बता दिया था कि भाई एक तो हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित करेंगे और एक ध्रुव पे आपतित करेंगे। आप मन चाहे वो ले सकते हैं, जो पहले आपको बताया था ना दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण में। तो ये देखिए, तो ये जिस एंगल पे आपतित हुई है उसी पे निकल जाएगी। तो मैंने कहा प्रतिबिंब आगे खिंच सकता रहेगा, पहले सी पे मिल रहा था तो अब कहाँ मिल जाएगा, सी व अनंत के मध्य। ये देखिए ये मिल गया। कहाँ मिला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमें कहाँ मिला, सी व अनंत के मध्य। आकार क्या है, प्रतिबिंब का बड़ा आकार है। ये देखिए बिंब तो कहाँ था, सी व के मध्य, प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, मगर प्रतिबिंब रहेगा तो वास्तविक वो उल्टा ही, क्योंकि दर्पण के आगे है प्रतिबिंब। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्थिति लेते हैं। अब की बार कहाँ आ जाएगा, मुख्य फोकस पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, मुख्य फोकस पर आ जाएगा। ये देखिए मुख्य फोकस पे आ गया प्रकाश, वो बिंब। मुख्य अक्ष खींच लेते हैं पहले तो। ये देखिए ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। फोकस पे आ गया हमारा बिंब। एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरी, मुख्य फोकस से। और एक कहाँ आपतित करेंगे हम, ध्रुव पे। आपको पहले मैं बता चुका हूँ, दो ही स्थितियाँ, दो किरणें जट होती है, मैं यही लूँगा ध्रुव है मुख्य अक्ष के समांतर, आप कहीं भी ले सकते हैं। तो ये देखिए कैसे जा रही है, समांतर आपतित हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो ये आगे जा करके कहाँ मिल जाएगी, अनंत पे। तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा हमें, अनंत पर। तो आकार इसका क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा। ओके दोस्तों, मगर प्रतिबिंब रहेगा तो वास्तविक वो उल्टा ही, क्यों, क्योंकि दर्पण के आगे है। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, बिंब इस तरफ की सकरा है और प्रतिबिंब इस तरफ की सकरा है। बिंब पहले अनंत पे था, फिर शिव अनंत के मध्य आया, फिर सी पे आ गया, फिर शिव अफ के मध्य आ गया, अफ पर आ गया है, तो आगे अफ व पी के मध्य हो जाएगा। प्रतिबिंब इस तरफ की सकरा है, पहले मुख्य फोकस पे था, फिर शिव अफ के मध्य आया, फिर सी पे आया, फिर शिव अनंत के मध्य आया, अब अनंत पे आ गया। अब कहाँ आएगा, ये देखिए अब पता चलेगा आपको। मैंने पहले बताया था उत्तर दर्पण में हम 6 स्थितियां लेंगे, जिनमें से एक स्थिति होगी जिसमें दर्पण पीछे प्राप्त होगा, आभासी व सीधा प्राप्त होगा। अफ व पी के मध्य क्या ले रहे हैं, बिंब ले रहे हैं। तो अवतल दर्पण ले लेते हैं, ये ले लिया अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये देखिए मुख्य अक्ष ले लेते हैं, ये ले ली, मुख्य अक्ष ले ली। यहाँ बिंदु ले लेते हैं पी ऑफ सी, ठीक है। अफ व पी के मध्य प्रकाश किरण आपतित, अफ व पी के मध्य क्या ले लिया हमने, बिंब ले लिया। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। ये देखिए एक ध्रुव पे आपतित कर रहे हैं, तो ये देखिए ये ऐसे, तो इसको पीछे बढ़ाइए, इसको भी पीछे बढ़ाइए। तो ये देखिए कहीं बिंदु पे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा हमें, कहाँ मिलेगा, दर्पण के पीछे। आगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये देखिए इनके मध्य दूरी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। ये आगे ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे, तो दूरी बढ़ती जा रही है। देखिए देखिए, तभी तो पीछे मिलेगी। तो अब की बार क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम करने जा रहे हैं उत्तल दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण करने जा रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले उत्तल दर्पण लेते हैं, ये मुख्य अक्ष ले लेते हैं, ये ले ली मुख्य अक्ष। तो इसमें पी एफ सी, दर्पण के पीछे भी इतनी दूरी पे पी एफ सी रहेंगे। इसमें सभी प्रतिबिंब आभासी व सीधे मिलेंगे। तो पहली प्रकाश किरण कहाँ आपतित की, मुख्य अक्ष के समांतर। तो नियम जानते हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ये देखिए
अब एक और ले लेते हैं क्योंकि हमें 2 किरणों की जरूरत होती है। तो ये ले ली, मुख्य अक्ष के समांतर इसमें आपतित हो रही है, तो ये भी परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। मीन्स प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलेगा? प्रतिबिंब हमें मिलेगा दर्पण के पीछे। कहाँ मिलेगा? दर्पण के पीछे। तो मीन्स प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी व सीधा। अब एक और छोटा सा ले लेते हैं उत्तल दर्पण, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। अब मुख्य अक्ष खींच दें, ये खींच दी। तो यहाँ ले लेते हैं बिंदु ध्रुव फोकस, और यहाँ सीधा अनंत। अनंत व ध्रुव के मध्य कहीं भी रख सकते हैं बिंब। यहाँ तो निश्चित था कि अनंत पे है बिंब, मगर यहाँ कहाँ है? अनंत व ध्रुव के मध्य। देखिए कितना बड़ा बिंब है। ये देखिए इसमें तो अनंत पे है और इसमें ध्रुव व अनंत के मध्य। मान लिया कहीं भी रख सकते हैं, अब यहाँ रख लिया। तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो एक ध्रुव पे आपतित करते हैं तो परावर्तन के पश्चात निश्चित एंगल बनाती हुई निकल गई। तो ये देखिए फोकस व ध्रुव के मध्य मिल रहा है प्रतिबिंब। तो सभी प्रतिबिंब कहाँ मिलेंगे? पी व एफ के मध्य। ठीक है, तो क्या है? उत्तल दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण बहुत ज्यादा सरल है। एक में अनंत पे लिया तो देखिए एक प्रकाश किरण आपतित की मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हुई। दूसरी भी ऐसे ही, तो फोकस पे मिल गया। तो दूसरे में अनंत व ध्रुव दोनों के मध्य ले लिया, अनंत व ध्रुव के मध्य। देख लीजिए बिंब कहाँ भी हो सकता है? सी पर भी हो सकता है, मुख्य फोकस पर भी हो सकता है, सी व अनंत के मध्य भी हो सकता है, फोकस व सी के मध्य भी हो सकता है, फोकस व ध्रुव के मध्य भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ले लिया। तो प्रकाश किरण आपतित हुई, एक मुख्य फोकस से गुजरी, तो दूसरी ऐसे सीधी ध्रुव से गुजरती हुई परावर्तित हुई। तो ये कहाँ मिलेगा प्रतिबिंब? मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होगा? चाहे कहीं भी मिलो, दर्पण के पीछे है तो आभासी व सीधा ही रहेगा। ओके दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।